नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें 303 से 240 पर आ गई, तो उसके बाद में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र रहा उत्तर प्रदेश। और लगातार जो है वो इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि योगी आदित्यनाथ को अब बहुत कम समय में मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में आपने वो भी देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ही नाराज दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव आते आते और हरियाणा के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोहन भागवत की और योगी आदित्यनाथ की आगरा में मुलाकात होती है और उसके बाद में उसी सभा में योगी आदित्यनाथ एक नया नारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे। और धीरे धीरे ये नारा जो है वो जनता तक पहुंचना शुरू हो जाता है। और जब ये ग्राउंड पे पहुंचता है तो हरियाणा में चुनावों की जो दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी निश्चिंत होकर अपनी जीत जो है वो मान चुकी थी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसको पटक नहीं दी। और फिर यही फॉर्मूला हिट हो जाता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में तो एक तरीके से आप देखोगे तो चुनावों का परिणाम विपक्ष के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं था। और फिर उसके बाद में दिल्ली विधानसभा चुनाव। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त बिहार में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। लेकिन जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी चुनौती। योगी आदित्यनाथ को उस क्षेत्र में प्रचार करने के लिए रखा गया है जिसमें फाइट जो है वो बहुत जबरदस्त, हम कहें कि जिसमें कांग्रेस और आरजेडी भारतीय जनता पार्टी से आगे दिखाई देती है। क्योंकि उस क्षेत्र में मुस्लिम और यादव एमवाई फैक्टर जो है वो बड़ी मजबूती के साथ में आरजेडी के साथ और हम कहें कि कांग्रेस गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई देता है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ की चुनौती बड़ी हो जाती है। लेकिन चुनौतियों से पार पाना योगी आदित्यनाथ को आता है और उनकी जिस तरीके से कार्यशैली है, काम करने का तरीका है, उससे इसको जो है वो और ज्यादा मजबूती मिलती है। तो इस बार बिहार में अगर आरजेडी की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के गढ़ के रूप में माना जाता है एक राघोपुर, जहां से तेजस्वी यादव आरजेडी के उम्मीदवार है, और दूसरी दानापुर सीट जहां से इस वक्त एक तरफ रामकृपाल यादव है तो दूसरी तरफ आपको पता होगा आरजेडी की तरफ से है रतिलाल यादव। इसलिए यह मामला और रोचक हो जाता है। अब योगी आदित्यनाथ क्योंकि वो जिस स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, तो आपको यह तो जो है वो समझ में आ गया होगा कि जहां पर योगी आदित्यनाथ होंगे वहां पर हिंदू मुस्लिम होगा ही होगा। और कहते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड और भेद, और फिर राजनीति वहां हो जो चाणक्य की कर्मस्थली रही हो, बिहार, तो फिर इसके जो मायने हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जहां सदा से कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करती आई है, तो फिर मुझे लगता है कि इस तरीके की राजनीति योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं करना चाहिए। तो विपक्ष जो है और वामपंथी मीडिया लगातार जो है वो योगी आदित्यनाथ पर इसको लेकर कीचड़ उछालने का प्रयास करती है, लेकिन वो खुद को भूल जाते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि राजनीति धर्म के बिना चल ही नहीं सकती। लेकिन जब धर्म में राजनीति आ जाती है तो फिर धर्म में जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन हम उस पर नहीं जाकर अब हम सीधा आते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से बिहार में भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उस नैरेटिव को हम समझेंगे 5 बिंदुओं से। पहला हम लेंगे जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी का 70-30 का जो फॉर्मूला है। अब तक हम सुनते आए थे 80 और 20 का फॉर्मूला। अब आप सोचोगे कि ये 70-30 का फॉर्मूला कहां से आया? तो 70-30 का फॉर्मूला आया जिस तरीके से हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, दानापुर सीट की, वहां पर अगर हम मतदाताओं के हिसाब से देखते हैं तो पूरे बिहार में लगभग
17% या और 18% के बीच में मुस्लिम मतदाता है, जिसमें से अगर हम 11 सीट पर देखते हैं तो 11 सीट के ऊपर यह जो परसेंटेज है वो बढ़कर और ज्यादा हो जाता है और यह लगभग जो है वो 40% के आसपास चला जाता है। और सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम आबादी की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है वो है सीमांचल, जिसमें 20 से 30% की आबादी मुस्लिम आबादी है। तो एमवाई फैक्टर आरजेडी का कामयाब होता हुआ नजर आता है और फिर उसमें तड़का लगाता है यादव समाज का कुनबा, क्योंकि जब भी राजनीति की बात आती है तो आप जातिगत या हम कहें कि जाति आधारित राजनीति को छोड़ ही नहीं सकते। तो जिस सीट की हम बात करते हैं, इस सीट के ऊपर लगभग 20 से 25% यादवों की आबादी है, यादव वोटर है, और इसके अलावा 15 से 20% मुस्लिम आबादी है। तो कुल मिलाकर यह आबादी लगभग जो है वो 45% के आसपास चली जाती है। तो आप 2020 का विधानसभा चुनाव देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को वोट मिला था 48% और भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था लगभग 39 पॉइंट या हम कहें कि 40 के नीचे। तो यह फासला जो है वो 8% का था और चूंकि आरजेडी के हिसाब से यह उनकी जो है वो बहुत बड़ी सीट है। अब ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ इस सीट पर सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी का सबसे हिट फॉर्मूला साबित होगा। तो अगर आप योगी आदित्यनाथ के भाषण के कुछ बिंदुओं को देखोगे तो वो इशारा भी इसीलिए करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो 70-30 आपको समझ में आ गया होगा कि 30% की बात क्यों की गई। तो 30% की बात इसलिए की गई क्योंकि 17% बिहार में मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोट बैंक है, और इसके अलावा 14 से 15% यादव वोट बैंक है। तो कुल मिलाकर 31%, जिसके ऊपर आरजेडी एक तरफा राज करती थी। दूसरा बिंदु, जब इस रैली को आप सुनोगे तो योगी आदित्यनाथ ने यूपी के माफियाओं की बात की और सीधे तौर पर यह कहा कि यूपी के माफियाओं को जहन्नुम की यात्रा पर भेज दिया है। अब यह उत्तर प्रदेश की बात इसलिए की क्योंकि इंडी गठबंधन का सहयोगी पार्टी अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव के सहारे इस गठबंधन को पूरे तरीके से घेरने की कोशिश। तो यह एक बड़ा दाव जो है वो उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी जो है वो खेलने का प्रयास किया योगी आदित्यनाथ ने। तीसरा, योगी आदित्यनाथ ने 1990 से लेकर 2005 के जो जंगल राज था उसकी चर्चा भी की कि एक तरफ जंगल राज और दूसरी तरफ राम राज। अब ये तर्क जो है वो योगी आदित्यनाथ का समझने वाला है, क्योंकि जिस सीट पर, दानापुर की सीट पर योगी आदित्यनाथ जो है वो भाषण दे रहे थे, वहां पर आरजेडी के विधायक है रतिलाल यादव, और रतिलाल यादव आरोपी है सत्यप्रकाश यादव के मर्डर केस में, जो कि यहां पर 3 बार की जो विधायक थी 2005, 10 और 15 आशा देवी के पति थे। हालांकि इस वक्त जो है उम्मीदवार बदला गया है, रामकृपाल यादव जो है वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के ऊपर साफ तौर पर जो है वो मर्डर के आरोप है। तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इस जंगल राज की याद क्यों दिलाई। और दूसरा, जंगल राज के बहाने तेजस्वी यादव को कमजोर कर देना। कारण, लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव, और वो एक घटना जो घटी थी उसमें क्वार्टर नंबर 12 में सरकारी आवास के, जिसमें एक सफेद कलर की मारुति कार में 2 लोगों की लाश मिली थी, शिल्पी जैन और दूसरे थे गौतम, जिसमें प्रशांत किशोर ने कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा कि सीधे तौर पर सम्राट चौधरी को भी घसीटने की कोशिश की थी, क्योंकि सम्राट चौधरी उस वक्त आरजेडी में थे। तो इसलिए जंगल राज के बहाने तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के ऊपर हमला बोलना, यह कारण जो है वो बताता है। और जब हम बात करते हैं रामराज की, तो इस पूरे सभा में रामराज का भी जिक्र किया गया, क्योंकि सीतामढ़ी बिहार में जब माता जानकी का मंदिर बन रहा है जो लगभग 900 करोड़ की लागत से, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है क्योंकि भगवान राम और उनकी जन्मस्थली अयोध्या, तो अयोध्या से
अगर आप देखोगे तो यहां तक सीतामढ़ी तक जो है वो एक 4 लेन हाईवे का निर्माण हो रहा है, जिसकी लागत जो है वो लगभग 6000 करोड़ रुपए है। तो इसलिए ये एक सनातन संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का कार्ड खेलने की भी योगी आदित्यनाथ ने पूरी कोशिश की। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो गरीब कल्याण वर्सेस परिवार कल्याण, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार की, एनडीए की जो योजनाएं हैं जो गरीब कल्याण के लिए, चाहे फिर वो मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, हर घर शौचालय योजना हो, पीएम किसान सम्मान निधि की जो योजना है उसकी बात करें, लेकिन सामने जब आरजेडी, अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, तो फिर आ जाता है परिवार कल्याण। और इन परिवारों ने परिवार कल्याण का उदाहरण कैसे पेश करते हैं वो भी अगर आप समझोगे तो आप देखिए, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, इसके अलावा तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा तेज प्रताप यादव मंत्री, आपने देखा होगा मीसा भारती, इसके अलावा एक और बेटी जो है वो ऑलरेडी लोकसभा चुनाव, रोहिणी आचार्य, जो लड़ चुकी है। तो इसलिए परिवार कल्याण की याद दिलाना। और फिर उसके बाद में आता है सुशासन और करप्शन। तो नीतीश कुमार को, क्योंकि जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके ऊपर निजी तौर पर करप्शन के कोई भी चार्जेस नहीं लगा सकता। तो नीतीश कुमार की जो छवि है सुशासन बाबू की, तो दूसरी तरफ आरजेडी की उस छवि को वापस कुरेदने की एक कोशिश करना, जिसमें लालू प्रसाद यादव ऑलरेडी 6 केसों में सजा याफ्ता है और मेडिकल आधार पर जमानत के ऊपर है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, तेजस्वी यादव और आरजेडी की सबसे बड़ी समस्या कि 13 अप्रैल को, अभी जिस दिन तेजस्वी यादव, लालू यादव और आपने देखा राबड़ी यादव दिल्ली में थे, उस दिन आईआरसीटीसी मामले में और दूसरा लैंड फॉर जॉब्स के मामले में आप देखोगे तो पर्सनल अपीयरेंस रखी गई थी कोर्ट ने कि इनको शामिल होना ही होगा इस कार्रवाई में, क्योंकि उस दिन चार्ज फ्रेम होना था। और आईआरसीटीसी का जो केस था उसमें तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के ऊपर जहां 420 और 120 बी के चार्जेस लगे हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के और आरोप लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में करप्शन की जो यादें हैं वो और ताजा कर देना। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है, जब जब अगर आप देखोगे 70-30 हो या 80-20 हो, चाहे गैर मुस्लिम हो या गैर यादव, अगर उन सब वोटर्स को इकट्ठा करना है तो फिर योगी आदित्यनाथ से अच्छा स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के लिए हो ही नहीं सकता। और उसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को भी अगर हरा दे तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ, और वो करके दिखाया है। इसलिए योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, जिसको हम कहेंगे कि की फैक्टर साबित होने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।